Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि आप नेता नगरी के इस तीसरे और आखिरी सेशन में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पर। सनसनी वाला टाइटल बनाना होता तो शुरुआत में कहता क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है, थोड़ा और खोलता तो कहता कि क्या महाराष्ट्र में सत्ता के कुछ चेहरे, कुछ समीकरण बदलने वाले हैं। और इन बदले हुए समीकरणों की सुगबुगाहट कहां से उठी, किन खबरों से उठी, कौन आकर दिल्ली में किससे मिलता है, कौन बयान देता है और नए सिरे से पुराने नेता की तारीफ करता है, फिर कौन कहता है कि नहीं सब कुछ ठीक है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हुए सुधीर सूर्यवंशी जी हमारे साथ हैं। सुधीर सूर्यवंशी जी अपनी इनसाइड न्यूज को लेकर बहुत पॉपुलर है, हम सब लोग ट्विटर पर इनको बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं और चेकमेट के टाइटल से इनकी बुक भी आई है महाराष्ट्र की राजनीति पर, जल्द ही आपको किताबवाला में भी नजर आएंगे। और दूसरे हमारे मेहमान हैं इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए कमलेश सुथार जी, इनकी भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे किताब आई है 36 डेज के नाम से और किताबवाला में आप इनसे मुखातिब हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कमलेश जी, सुधीर। धन्यवाद। और चूंकि हमारे साथी निखिल उस राजनीति को ज्यादा करीब से देखते हैं, इसलिए मैं निखिल से गुजारिश करूंगा कि प्लीज लीड दिस डिस्कशन। डिस्क्लेमर, किसी भी सवाल से पहले ज्यादा करीब से नहीं, लेकिन जितना सुनते हैं उतना ही। सबसे पहला सवाल हमारा कमलेश जी के लिए ही है। सर, ये अब ये एक ट्रेंड बन गया है कि 6-8 महीने में अगर आपको ये सुनाई नहीं आया कि महाराष्ट्र में कोई बदलाव होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। फिलहाल जो चीजें हम महाराष्ट्र से सुन रहे हैं वो इस ट्रेंड से अलग उनको देख सकते हैं हम, या फिर ये जस्ट अनदर बाउट ऑफ क्यूरियोसिटी है इन दिल्ली कि कोई किसी से आकर के मिलता है, 2-3-4 मीटिंग्स और होती हैं और वहां पे फिर एक पेपर एनालिसिस शुरू होता है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप रिएक्ट करें। जो उद्धव ठाकरे मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से, एक सीएम है, एक प्राइम मिनिस्टर है, ऑब्वियसली वो मिल सकते हैं, लेकिन फिर उन्हीं के पार्टी के संजय राउत एक बयान दे देते हैं कि मोदी नंबर 1 नेता है। इस मीटिंग में ऑफ द रिकॉर्ड क्या बात हुई है उस बारे में, और जो संजय राउत कह रहे हैं उसको कितना रीड करना चाहिए सर? देखिए, दो चीजें राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी बंद कमरे के भीतर की बैठक बिना वजह नहीं होती है। अब ये बैठकों का सिलसिला देखिए, इस बैठक और कोई भी एक घटना हम उस घटना के परिप्रेक्ष्य में नहीं दे सकते, उसको अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। बाकी चीजों की, बाकी जो घटनाएं होती है राजनीति में, तो ये बैठकों का सिलसिला कब शुरू हुआ, रादर उसकी चर्चा कब शुरू हुई? तो देखिए, मार्च महीने के आखिर में शरद पवार अहमदाबाद में थे। अहमदाबाद में एक कथित बैठक हुई शरद पवार और अमित शाह के बीच में। वहां से इन चर्चाओं का जो दौर है वो शुरू हो गया कि राजनीतिक क्या शरद पवार और अमित शाह की बैठक के कुछ मायने हैं, या महाराष्ट्र में फिर से जिसका जिक्र आपने किया कि जब तक महाराष्ट्र में ऐसी चर्चा ना हो लगता है कुछ मिसिंग है। तो ये चर्चाओं का सत्र तब से शुरू। उसके बाद में दूसरी जो अहम बैठक होती है वो हुई देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार के बीच में। अब दोनों में जितना बैड ब्लड रहा है, दोनों में हमने देखा कि राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र में हमेशा ये होता है कि राजनीति एक अलग तरफ होती है और पर्सनल इक्वेशन अपनी अलग जगह पर, लेकिन इन दोनों नेताओं में पर्सनल इक्वेशन ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिला है। बावजूद इसके देवेंद्र फडणवीस मिलते और उसे कहते हैं कि एक गुडविल विजिट थी पवार साहब की तबीयत की, मैं हालचाल जानने गया था। तीसरी बैठक होती है जिसका जिक्र हमने किया, एक जो अहम बैठक हुई उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से एनसीपी और शिवसेना के बीच में रिश्तों में थोड़ी सी खटास आई हुई है, विशेषकर पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल का जो डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, उद्धव ठाकरे, इनके बीच में कुछ अनबन चल रही है। उसके बीच शरद पवार को जाके मिलते हैं और उन्हें साफ तौर पर कह देते, दो टूक कह देते हैं कि सरकार चलाना महज हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सबको साथ में सरकार चलानी है। वो एक अहम बैठक होती है। और उस बैठक के तुरंत बाद उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से मिलते हैं। हालांकि एक डेलीगेशन मिलता है प्रधानमंत्री से,
डेलीगेशन के बाद में जो बैठक होती है उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री के बीच में बंद कमरे के भीतर, उस बंद कमरे की बैठक की ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र में शुरू हुई। और उस बैठक के एक ही हफ्ते बाद शरद पवार ने अपने पार्टी के 22वें फाउंडेशन डे पर उद्धव ठाकरे को बड़े प्यार से, अपने जैसा जैसा राजनीति में कहते हैं ना निखिल, एक ठाकरे स्टाइल है, वैसे एक पवार स्टाइल भी है। शरद पवार अपने अलग तरीके से चीजें समझाते हैं। शरद पवार ने उन्हें कहा, जिस तरह से कहा कि बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी को एक प्रॉमिस दिया था और वो अपना प्रॉमिस पूरा किए थे, वो उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक तरह से प्यार से याद दिलाया है। और उसके 24 घंटे के बाद आज 5वीं बैठक हुई शरद पवार और प्रशांत किशोर के बीच में। अब इन बैठकों के अलग अलग मायने, शायद इससे हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं आगे, लेकिन ये बैठकों का जैसे ही दौर शुरू होता है मार्च से लेकर जून के पहले हफ्ते तक, मतलब तकरीबन 3-4 महीने तक लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। हालांकि हर बैठक का राजनीतिक मायना नहीं निकाला जा सकता, लेकिन राजनीति में ऐसी बैठकें, ऐसी बंद कमरे की बैठकें नजरअंदाज नहीं की जा सकती। क्योंकि एक आखिरी सेंटेंस यहाँ पर ऐड करूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल 2019 में आया था, और वो आया था, उसकी सबसे बड़ी वजह थी एक बंद कमरे के भीतर की बैठक। 50-50% का जो शेयरिंग का प्रॉमिस दिया गया था, नहीं दिया गया था, उसको लेकर राजनीति शुरू हुई जो हम आज तक देख रहे हैं। इसलिए बंद कमरे के भीतर की इन बैठकों को भले ही ज्यादा अंदाज नहीं लगाया जा सकता, इन्हें नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। ठीक है, इन्हीं मीटिंग्स को लेके सुधीर सर से भी हम बात करना चाहते हैं। सर, बहुत बात, मतलब स्पेशली जो लोग दिल्ली में रहकर काम करते हैं, हमारे जैसे जो पत्रकार होते हैं, उनको बहुत गॉसिप की आशा रहती है महाराष्ट्र से, और फिर वो उनको मिल भी जाती है विद टाइम। जब इस तरह की बातें आती हैं कि महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है, उसको बार बार एक क्वेश्चन पैदा होता है कि जो महायुति है वो कितनी महाआघाड़ी, माफ कीजिएगा, वो कितनी स्टेबल है। शरद पवार और शिवसेना के बीच में संबंध कितने अच्छे हैं या नहीं है, या वो सुधर रहे हैं या वो बिगड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद इस तरह की, उसके बाद मीटिंग्स को फिर इस तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश की जाती है कि नहीं, शिवसेना तो एक लाइकली अलाई बीजेपी के लिए है, वो शायद उधर वापस जा सकते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं, एक मास्टर पॉलिटिशियन शरद पवार के रूप में एनसीपी में अभी भी है, वो भी तो बीजेपी के साथ में जाके सरकार बना सकते हैं। क्या इस तरह की जो जूसी गॉसिप महाराष्ट्र से निकल के आती है, उसमें कितना तथ्य है सर कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत स्टेबल नहीं है, और इसीलिए अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पर विचार चल रहा है तीनों ही पार्टीज में, चारों पार्टीज में रादर? निखिल जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा इस आपके जो पहले आपका मैं धन्यवाद कि आपने मुझे शो पे बुलाया और मौका दिया बात करने का। ये जो गवर्नमेंट बनी है महाविकास आघाड़ी, जिसको यहाँ पे कहते हैं उद्धव ठाकरे उनके नेतृत्व में, ये गवर्नमेंट ऐसे 2+2 = 4 ऐसे बनी नहीं है। तो इस गवर्नमेंट बनने में काफी मशक्कत तीनों पार्टी को करनी पड़ी। बीजेपी जो नेशनल वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, उसके सामने किसी को भी लग नहीं रहा था कि जैसे नवंबर के एंड में गवर्नमेंट बनी, तो अक्टूबर में किसी को नहीं लग रहा था कि रिजल्ट के दिन भी लग रहा था कि ऐसे गवर्नमेंट बन सकती है। तो एक डिफरेंट साउथ पोल और नॉर्थ पोल जैसे रहते हैं, वैसे दोनों का एक प्लेस पे आना संभव नहीं है, वैसे यहाँ पे वो संभव हो गया महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में। एक नया जो सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, ये शरद पवार ने, उद्धव ठाकरे ने और कांग्रेस ने करके दिखाया। मेरे हिसाब से, मैंने वो किताब में भी जिक्र किया चेकमेट में, जब सोनिया गांधी ने पहला फोन शरद पवार को किया था रिजल्ट के बाद में, अच्छे नंबर्स उनके आए थे, विदाउट दे हैड ओनली एक्सपेक्टेशन ऑफ 20 सीट्स इन महाराष्ट्र कांग्रेस के, उनके मोर देन 40 सीट्स आए थे। जब कांग्रेचुलेशन किया था, उसके बाद में उनके बातचीत का सिलसिला चलते गया। उस टाइम में पवार साहब ने एक लाइन वहां पे बोले थे कि महाराष्ट्र में उनकी गवर्नमेंट आ सकते, तो सोनिया गांधी ने कहा था कैसे आ सकते, तो पवार ने ये फॉर्मूला दिया था, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना। वो 2014 के बाद में डिस्कस हुआ था, लेकिन उसके ऊपर कुछ मटेरियलाइज नहीं हुआ था। लेकिन उस टाइम में सोनिया गांधी ने बिल्कुल नहीं कहा था कि ऐसा चीज संभव नहीं है, जो आइडियोलॉजी हम शेयर नहीं करते उसके साथ हम पावर में नहीं आ सकते। तभी भी ये सरकार आ गई थी। सरकार बनने में जो रोलर कोस्टर राइड है, वो रोलर कोस्टर राइड सरकार ने देखी है बनने के पहले, और सरकार बनने के बाद भी देख रही है। तो ये सरकार है, इसका जो अनस्टेबिलिटी है, वही मेरे ख्याल से सरकार का सोल है। ये सरकार कभी भी 5 साल कंप्लीट भी कर लेगी, तभी ये सरकार स्टेबल सरकार नहीं रहेगी। इंस्टेबिलिटी इज द सोल ऑफ दिस गवर्नमेंट, वो ऐसे ही चलते रहेगी। और मुझे ऐसे लगता है, कोई आदमी अनसर्टेनिटी और ज्यादा रिस्क सिचुएशन में
ज्यादा परफॉर्मेंस करते हैं, इसलिए नोबडी हैज थॉट कि उद्धव ठाकरे इतने अच्छे सीएम उभर के आएंगे, जैसे कोरोना काल में उन्होंने अच्छा काम किया। तो अनसर्टेन में आदमी ज्यादा काम करता है, वैसे एग्जांपल वो उद्धव ठाकरे का है। और दूसरी बात जो अभी मीटिंग के ऊपर जो मीटिंग चल रही है, देखो पॉलिटिक्स में कोई भी चीज जो दो पार्टी सामने आ रही है और उनका कुछ अलायंस होने वाला है, वो कुछ सामने सामने नहीं होता, वो चीज पर्दे के पीछे चीजें होती रहती है। सामने दिखता कुछ है और पर्दे के पीछे चीजें बहुत अलग रहती है। वैसे वो अपन ने 2019 में नवंबर में देखा था, सामने शरद पवार बोल रहे थे कि वी विल सिट इन अपोजिशन, वी डोंट हैव मैंडेट, स्टिल ही केम फ्रॉम पावर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट विद द शिवसेना एंड कांग्रेस। सो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि चीज जो दिखती है वैसी चीज रहती नहीं है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज डिफरेंट लेवल पे प्ले करती है। जैसे अमित शाह और शरद पवार का मीटिंग जो अनवेरिफाइड मीटिंग है, वो मीटिंग के बाद में जो ऑप्टिक्स बोलते हैं, पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तुम किस तरह के तुम्हारे सामने वाले मित्र हो या शत्रु हो, उसको कैसे चेकमेट करते हैं, उसको कैसे चेक इन रखते हैं। तो इस तरीके से एनसीपी बीजेपी के साथ में कभी हॉबनॉबिंग करके चेक इन सेना को करती है, सेना अभी उद्धव ठाकरे पीएम मोदी को मिलके एनसीपी और कांग्रेस को चेक इन करे, तो ये चीजें चलती रहेगी। लेकिन सरकार का आप पूछे सरकार गिरेगी, सरकार कुछ खतरा है क्या, मुझे लगता नहीं है कि सरकार के इस सिचुएशन में अभी के फिलहाल में कोई भी खतरा नहीं है। सरकार चल रही है एट दिस मोमेंट। लेकिन पॉलिटिक्स में जैसे कुछ अपन बोलते हैं, पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी उसका कहने कुछ उचित नहीं होगा। लेकिन मीटिंग के ऊपर मीटिंग चल रही है, उसके अनेक मायने हैं। जैसे उद्धव ठाकरे अपना देवेंद्र फडणवीस शरद पवार की मीटिंग, उसके अलग मायने हैं। प्रशांत किशोर और शरद पवार की आज की मीटिंग, इसके अलग मायने हैं। ये लोकसभा के लिए मेरे ख्याल से ये लोकसभा के लिए मीटिंग है, और बाकी की मीटिंग ये गवर्नमेंट के बारे में चर्चित कैसे चलाना है, क्या चलाना है, क्या हो सकता है, इसके बारे में मीटिंग है। ठीक है, 24 को लेकर के तो हम बिल्कुल अलग से पूछने वाले ही हैं सर। एक चीज हम कमलेश जी से जानना चाहते हैं, मतलब अपने स्पेकुलेटिव नेचर की मेरी क्वेरी है, जब ये सरकार बनती है महाआघाड़ी की, तब इसको इस तरह से भी रीड किया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस शरद पवार के पास पहले से है, क्योंकि उन्होंने सरकार में खूब काम किया है, उनका एक लंबा एक्सपीरियंस है सेंटर में भी स्टेट में भी। उद्धव ठाकरे का नहीं है, लेकिन अभी सरकार बन रही तो और समझौता यही हुआ है कि वो पॉलिटिकल हेड स्टेट के होंगे, वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो वो एज ए चीफ मिनिस्टर जिसको कहते हैं एक सिंबॉलिक हेड रहेंगे, और जो काम होगा, जो ऑफिसर्स होंगे और जो सरकार का दैनंदिन का काम होगा, उसके ऊपर शरद पवार का ज्यादा कंट्रोल रहेगा अधिकारियों की मार्फत। लेकिन विद टाइम हम ये देखते हैं कि जो उद्धव ठाकरे को लेकर के पहले ये कहा जाता था कि उनकी एज ए श्रूड पॉलिटिशियन उनकी कभी छवि रही नहीं है, तो वो उतने तेज चल नहीं पाएंगे शरद पवार जितना। क्या शरद पवार थोड़े सरप्राइज्ड हैं जिस तरह से उद्धव ने खुद को कैरी किया है इन 2 सालों में? बिल्कुल बिल्कुल, न सिर्फ शरद पवार, हर कोई महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से देखने वाला हर कोई इंसान इस बात को बिल्कुल एग्री करेगा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे का जर्नी रहा है सीएम बनने के बाद में, कई सारे लोगों ने, जिसका आपने जिक्र किया, कि ये मानते थे कि उद्धव ठाकरे के पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, कभी कोई भी संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हैं, पार्टी चलाना अलग बात है, सरकार चलाना अलग बात है। कई सारे नेता तो ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहते थे कि एनसीपी उद्धव ठाकरे को तो कच्चा चबा जाएगी, उनको तो कुछ नहीं पता है किस तरह सरकार चलती, फाइल क्या होती है उन्हें नहीं पता, फाइल देखना एक अलग बात है, फाइल के बीच में बिटवीन द लाइंस पढ़ना क्या हो, ये सब चीजें वो नहीं जानते, छोटी छोटी चीजें नहीं जानते। मुंबई में बैठकर काम किया है, ग्रामीण महाराष्ट्र की उन्हें पहचान, ऐसी कई सारी चीजें उनके बारे में कही जाती थी। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे का काम रहा है, और जिस तरह का जिक्र सुधीर ने किया थोड़ी देर पहले कि उद्धव ठाकरे ने कोरोना के पीरियड में बहुत अच्छा काम रहा है सरकार का, हालांकि बाकी सरकारों से कंपेयर हम करेंगे तो वाकई महाराष्ट्र सरकार कई बार इन चीजों को लेकर महाराष्ट्र की सराहना की गई है। उद्धव ठाकरे ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट दिखा दिया है। साथ ही साथ जिसका अहम जिक्र निखिल आपने किया कि शरद पवार भी सरप्राइज है, और लग तो यही रहा था कि सरकार का पूरा रिमोट शरद पवार के पास होगा। जैसे 1995 में सरकार आई थी तो उसका रिमोट बाला साहब ठाकरे के हाथ में था, बार शरद पवार के हाथों में होगा, लगभग सब लोग यही सोच रहे थे। लेकिन वैसा नहीं है, वो परसेप्शन हालांकि शुरुआत में कुछ लोगों ने बनाने की कोशिश की, लेकिन उद्धव ठाकरे एक तरह से पूरी तरह से कमांड में दिख रहे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, या फिर ये जो कहा जाता कि ये एक पूरा कसरत होगा उनके लिए, एक डिफिकल्ट वॉक रहेगा उनके लिए, वैसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं दिखाई दी थी। कंप्लीटली इन द सैडल जिससे हम कहते हैं, उद्धव ठाकरे पूरे कमांड में है, सरकार के भी, राजनीतिक पार्टियों के भी,
और अपनी पार्टी के अंदर भी मतलब शिवसेना पावर में आने के पहले शिवसेना में कहा जाता था कि शिवसेना में थोड़ी सी शायद गुटबाजी है, अलग अलग गुट है शिवसेना में, थोड़ी चीज, उन चीजों को भी उन्होंने एक तरह से कंट्रोल में रखा है, साथ ही साथ सरकार को और अपने एलाइज को भी, क्योंकि गठबंधन की सरकार चलाना इतनी आसान बात नहीं होती। उद्धव ठाकरे वो बखूबी कर रहे हैं। ठीक है, और क्या इस सरप्राइज से निकल के शरद पवार अब किसी और दिशा में देखने लगे हैं? अब वो प्रशांत किशोर से मिल रहे हैं, उसको हिंट भी किया सर ने कि हो सकता है वो तो 2024 के लिए हो। अब ये अलग अलग स्टेट्स में कहा जाता है, जैसे ममता बनर्जी वहां पे एक बहुत अच्छा तगड़ा मैंडेट लेकर के आई, तो अब उनको भी कहा जा रहा है कि वो भी 24 में हो सकती है ऑपोजिशन लीडर हो। इस तरह की एस्पिरेशन शरद पवार की भी रही है, पहले वो ट्राई भी कर चुके हैं, वो चीज मटेरियलाइज नहीं हुई। जो शरद पवार और प्रशांत किशोर के बीच बैठक हुई है, उसके अंदर किस तरह की चर्चा की खबर आप लोगों तक पहुंची है? क्या वहां पे आगे एक यूनिफाइड ऑपोजिशन, चाहे वो कांग्रेस की सदारत में हो, चाहे वो थर्ड फ्रंट हो, इस तरह की कोई बात हुई है? और क्या वो इस वजह से है कि वो शरद पवार देख पा रहे हैं कि अभी कुछ वक्त उद्धव ठाकरे चीजें अपने कंट्रोल में रख पाएंगे महाराष्ट्र में ही, तो मे बी मुझे कहीं और देखना चाहिए, आपके लिए ही है? हाँ तो मुझे, हाँ तो देखिए 2-3 पॉसिबिलिटीज है, और जैसा कि सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि राज्य के पॉलिटिक्स को लेकर ये मीटिंग नहीं है। सबसे बड़ा इसमें जो पॉसिबिलिटीज जो उभर कर सामने आ रही है, कुछ नेताओं से हमारी एनसीपी की बात हुई, हालांकि बंद कमरे की बैठकों के ज्यादा डिटेल्स इतने उभर कर सामने नहीं आते, लेकिन जो कल से चर्चा चल रही थी इस बैठक की खबर आने के बाद में, तो 2024 में क्या एक बगैर भाजपा बगैर कांग्रेस क्या तीसरे फ्रंट का ऑप्शन दिया जा सकता है, रीजनल पार्टियों क्षेत्रीय दलों का एक क्या गठबंधन हो सकता है, ये सारी जो पॉसिबिलिटीज है इन्हें इस बार टटोला जा रहा है। और पहले आपने देखा होगा एक बीच में खबर आई थी कि क्या शरद पवार यूपीए के चेयरपर्सन बनेंगे। हालांकि कुछ खबरें ऐसी होती है कि एनसीपी के नेता भी उन्हें हवा देते हैं, एक पॉसिबिलिटीज का चेकिंग होता है कि इसका रिपरकशंस कैसे आता है, इसका पॉलिटिकल रिस्पांस कैसे आता है, वो देखा जाता है। तो वो खबर आने के बाद में फिर ये भी कुछ लोगों ने कहा कि क्षेत्रीय दलों का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस आज की तारीख में उतनी ताकतवर नहीं है, तो कांग्रेस ने सेकेंडरी रोल में जाना चाहिए, इस तरह की चर्चा आती। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर ने एक बात सुबह हमारी उनसे हुई थी, तो उनका ये कहना था कि वो सभी लोगों से मिल रहे हैं, उनकी ये मीटिंग प्री प्लान थी लेकिन शरद पवार की तबीयत की वजह से वो मिल नहीं पाए। लेकिन वो पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद में जिन की डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद हुई है, उनको शुक्रिया करने के लिए वो जा रहे हैं। फिर वो शरद पवार जी से भी मिलेंगे, एमके स्टालिन जी से भी मिलेंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे। लेकिन इस बैठक का ये भी मायना है, प्रशांत को याद होगा कि प्रशांत किशोर ने इंडिया टुडे के इंटरव्यू में कह दिया था कि इसके आगे वो राजनीतिक रणनीतिकार का रोल में नहीं आएंगे, अब वो संन्यास ले लेंगे और शायद एक्टिव पॉलिटिक्स में दिखाई देंगे, इस तरह के हिंट उन्होंने दिया था। तो क्या राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए वो क्या ये राह टटोल रहे कि तीनों एक तीसरे ऑप्शन का विचार हो रहा है, फिर शायद कांग्रेस उसको भारी समर्थन दे, ऐसी कुछ जो पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल ये बहुत प्राइमरी हम इसे कह सकते हैं बैठक है। हालांकि एक बात और कहना चाहूंगा संक्षेप में कि इससे पहले भी 2019 के चुनाव के पहले ये पॉसिबिलिटी हुई थी एनसीपी की तरफ से, क्या प्रशांत किशोर को बतौर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हायर किया जाए। लेकिन एनसीपी में विशेषकर शरद पवार का अपना काम करने का एक तरीका है, शरद पवार खुद बिलीफ रखते हैं कि डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से बात करें। जो भी राजनीति शरद पवार की देख चुके, उन्हें पता है कि शरद पवार गांव के किसी कार्यकर्ता का नाम भी उसे भी नाम से जानते हैं, उसे नाम से पहचानते हैं। तो उस तरह की उनकी राजनीति रही है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स और थोड़ा बाकी द न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिकल फंक्शनिंग, जिसे कहते हैं सोशल मीडिया हो या फिर ब्रांडिंग हो, इन सब चीजों में ज्यादा जोर देने वाली शरद पवार की राजनीति नहीं रही है। लोगों से कनेक्ट ज्यादा रहे। हमने देखा कि 2019 में उन्हीं चीजों ने शायद उन्हें ज्यादा डिविडेंड दिया, चाहे वो बारिश वाली उनकी सभा हो, खुद शरद पवार का गांव-गांव में जाकर घूमना हो। शरद पवार की अपनी अलग ब्रांड इक्विटी है, तो उनका पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग और प्रशांत किशोर के राजनीतिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग दोनों अलग अलग। तो ये पॉसिबिलिटी 2019 में बात उसमें हो चुकी थी। हालांकि नए जनरेशन वाले जो नेता है, शिवसेना में आदित्य ठाकरे का आदित्य संवाद का जिम्मा उन्होंने लिया था, सुप्रिया सुले उनसे बात करना चाहते हैं, हमने देखा जगन मोहन उनसे ज्यादा डील में। तो नई जो पीढ़ी है राजनेताओं की, वो प्रशांत किशोर के स्टाइल से ज्यादा रिलेट कर पाती है, और इसलिए आज सुप्रिया सुले की अगुवाई में ये बैठक हुई। और हमने देखा भी सुबह की शरद पवार रोहित पवार एक अलग गाड़ी में जाते हैं और सुप्रिया सुले और प्रशांत किशोर एक अलग गाड़ी में रवाना हुए। तो प्रशांत किशोर को लेकर आगे जो चर्चा हुई
वो राष्ट्रीय राजनीति के रणनीति को लेकर ही हुई। ऐसी जो धारणा है शायद वही खबर उभर कर सामने आ रही कि शायद 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले क्या क्षेत्रीय दलों का कोई इस तरह से गठबंधन हो सकता है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। इसकी प्राइमरी चर्चा हम कह सकते हैं आज शुरुआत हुई। निखिल, एक सवाल मेरा भी है सुधीर जी से और कमलेश जी से। पहले सुधीर जी से 3 सवाल हैं दरअसल मेरे। एक सवाल मेरा ये है कि महाराष्ट्र नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से 48 सांसद आते हैं, 48 तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा नंबर महाराष्ट्र से आता है जी, 80 वहां से और फिर 48 यहाँ से, बाकी राज्य उसके बाद आते हैं तमिलनाडु, बंगाल और बिहार की बात करें अगर तो न्यूमेरिकली भी बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए। फाइनेंशियल कैपिटल जो है देश की, जहां पे सारे इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट हैं, चीजें वहां से रन होती हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बॉम्बे क्लब किसका सपोर्ट कर रहा है? आप देखिए, जब 2012-13 में नरेंद्र मोदी के नाम की हवा बननी शुरू होती है तो उसमें एक बड़ा पुश होता है कि जब वाइब्रेंट गुजरात में रतन टाटा पहुंचते हैं, मुकेश अंबानी पहुंचते हैं और ये सब लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में बयान देते हैं, तो आई एम श्योर बीजेपी के खेमे में, केंद्रीय खेमे में भी और उसकी वजह से राज्य के खेमे में भी इस चीज की चिंता होगी कि आप महाराष्ट्र की पार से बहुत देर तक दूर नहीं रह सकते। तो एक तो मेरा ये सवाल है कि उसको लेकर किस तरह की बातचीत हो रही है। दूसरा, मैं जब भी महाराष्ट्र की राजनीति देखता हूं वो इन अ वे बहुत अच्छा भी है कि पावर में कोई भी रहे, अपोजिशन में कोई भी रहे, जो उनके टॉप लीडर्स हैं उनके बीच के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उद्धव ठाकरे के पहले जब बाल ठाकरे थे तो बाल ठाकरे और शरद पवार के रिश्ते बहुत अच्छे थे। बाल ठाकरे अपने अतीत में कांग्रेस के साथ सहयोग कर चुके थे, इंदिरा गांधी के साथ सहयोग कर चुके थे। भारतीय जनता पार्टी में जब प्रमोद महाजन का नेतृत्व था तो प्रमोद महाजन के रिश्ते भी जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, विलासराव देशमुख हो या दूसरे, उनके साथ वर्केबल अच्छे रिलेशन थे। वो पर्सनल बॉन्डिंग कितना काम करती है, मतलब एक ये जो पूरा एक फैक्टर है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स स्पेसिफिक, वो कैसे काम करता दिख रहा है। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि इन मुलाकातों को आप वैसे देखिए, जब अजित पवार ने बगावत की तो उसके कुछ दिन पहले ही शरद पवार संसद सौध में आके मिले थे नरेंद्र मोदी से। तो वो मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये है कि बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या चल रही है? क्या अभी भी सब चीजें देवेंद्र फडणवीस के ही हाथ में है या एक चेक्स एंड बैलेंसेस वहां भी किया गया है? बीजेपी अपने फ्यूचर को जब देखती है तो वो देवेंद्र फडणवीस के ही नेतृत्व में देखती है या वो किसी नए पॉलिटिकल कैपिटल पर, नए पॉलिटिकल फिगर पर काम कर रहे हैं जो नई सोशल इक्वेशंस को साथ लेकर आए? क्योंकि जो बात देश के लिए लागू होती है वो महाराष्ट्र के लिए भी लागू होती है कि बीजेपी जब अपने आज प्राइम पर पहुंची है तो वो सिर्फ सवर्ण वोटर्स के भरोसे नहीं पहुंची है, ओबीसीज और एमबीसीज का एक बड़ा चंक उनके साथ जुड़ा है। और इसे महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे ने जोड़ने की कोशिश की थी। गोपीनाथ मुंडे की जो बेटी है पंकजा मुंडे, उनके जो पॉलिटिकल टसल रहे देवेंद्र फडणवीस के साथ वो हम सबके सामने है। और धनंजय मुंडे तो खैर वो अपनी फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से चले ही गए दूसरे खेमे में। अजित पवार कैंप लगातार देवेंद्र फडणवीस कैंप के अभी भी संपर्क में, इस तरह की खबरें आती है, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा अगर बताएं। ये 3 सवाल है मेरे। सुधीर जी पहले आपसे। आपने 3 सवाल पूछे, कभी कुछ सवाल मेरे जहन में नहीं आया इमीडिएटली, तो आप मुझे रिमाइंड कर देना व्हाइल आंसरिंग इट। दूसरा सवाल मेरे इमीडिएटली मेरे माइंड में आया, जो आपने पूछा कि महाराष्ट्र में पर्सनल इक्वेशन वेदर इट हेल्प्स इन पॉलिटिक्स और नॉट, और वेदर इट इज गुड और बैड। देखिए, ये जो सरकार बनी महाराष्ट्र में, ये पर्सनल इक्वेशन की वजह से ही बनी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब बाला साहेब ठाकरे थे तो उस टाइम पे भी बाला साहेब ठाकरे बिलो द पॉइंट, कभी कभी बिलो द बेल्ट, कभी कभी रिमार्क मारते थे शरद पवार के अगेंस्ट में, लेकिन शरद पवार उसको लाइटली लेके एक उम्दा अपोजिशन बोल के उनके पर्सनल रिलेशन इक्वेशन अच्छे रखते थे। जब सुप्रिया सुले का पहली बार राज्यसभा के लिए नामांकन दर्ज करने का जब टाइम आया था, उस टाइम पे अपोजिशन सेना थी, उस टाइम पे बाला साहेब ठाकरे ने खुद होकर शरद पवार को फोन किया था। आपको याद भी होगा कि सुप्रिया आपकी जैसी बेटी वैसी मेरी भी बेटी है, वो अनअपोज राज्यसभा जाएगी। तो वो एक बाला साहेब ठाकरे की एक स्टाइल थी काम करने की, पर्सनल इक्वेशन रखने की। वही इक्वेशन राज ठाकरे और शरद पवार उसके बीच में, आपको याद होगा कुछ 2019 के पहले राज ठाकरे ने शरद पवार का इंटरव्यू लिया था पुणे में। वो इंटरव्यू के ऊपर काफी चर्चा हुई थी।
उस इंटरव्यू में राज ठाकरे ने पूछा था, राज ठाकरे ने उस इंटरव्यू पूछा था कि आपको कौन सा ठाकरे अच्छा लगता है, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। तो पवार ने उस टाइम पे जवाब दिया, मुझे रिलेशन मेंटेन करना दोनों ठाकरे से अच्छा लगता है, कोई पर्सनल उद्धव ना और राज ठाकरे ऐसा कुछ उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया था। उनका जो पर्सनल रिलेशन ठाकरे फैमिली के साथ था, वही रिलेशन जब सरकार बनाने की दो अलग अलग विचारधाराओं की सरकार बनाने की बात आई, वही रिलेशन उनको काम में आया। वही रिलेशन के पर्सनल रिलेशन की वजह से ये तीन पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में आपको दिखाई पड़ती है। दूसरी बात आपने जो कही कि जो बॉम्बे क्लब है वो किस तरफ है, आपने देखा होगा जब उद्धव ठाकरे ने अपना शपथ ग्रहण किया था शिवाजी पार्क में, उस टाइम पे जो इंडिया का रिचेस्ट और जो एशिया का रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी वो खुद वहां पे मौजूद थे उस शपथ ग्रहण समारोह में। और वैसे ही देखा जाए तो शरद पवार ऐसे पॉलिटिशियन की उनके अक्रॉस द पार्टी रिलेशन है ही, लेकिन उनके अक्रॉस जो बिजनेस जो सेक्शन से इंडस्ट्रियलिस्ट से उनके साथ में काफी अच्छे तरीके से मधुर संबंध अभी नहीं तो अनेक साल से पास्ट सेवरल ईयर से उनके चलते आ रही है। तो इसलिए बॉम्बे क्लब का इस गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं रहता तो अभी तक ये सरकार में कुछ ना कुछ गड़बड़ी, मेजर गड़बड़ी अपने को दिखाई पड़ती, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है मेरे ख्याल से। कुछ ना अब बॉम्बे क्लब भी चाहता है कि कुछ इंडिया में भी महाराष्ट्र में कुछ बैलेंस तरीके से चीजें होना चाहिए। उस सुनील भाई आपको बीच में रोक रहा हूं, कमलेश ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया था कि जब ये टसल चल रही थी देवेंद्र फडणवीस वर्सेस उद्धव ठाकरे की, चुनाव के नतीजे आने के बाद, तब एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक मजे हुए पत्रकार की तरह इन्होंने नाम रिवील नहीं किया था पर पर्याप्त हिंट दे दिए थे, वो भी आखिरी में कंप्रोमाइज करवाने के लिए उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे थे। तो मैं तो इतना इन्वॉल्वमेंट देखता हूं। हाँ सी महाराष्ट्र कैसे अब तो इंडिया के बाद में भारत में सरकार बना के बाद में सबसे मजबूती सरकार और सबसे सरकार कोई पार्टी को ऐसे नहीं चाहिए कि मेरी सरकार महाराष्ट्र सरकार जैसे आपने कहा कि न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही बॉम्बे क्लब और जो सोर्सेस से रिसोर्सेस से उसके लिए भी ये सरकार महाराष्ट्र में रहना किसी की पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महाराष्ट्र से ज्यादा देर कोई भी पार्टी सरकार में नहीं रहे तो उसके भुगतान उनको भुगतना पड़ता है। अभी आपने जो बात कही थी प्रशांत किशोर की और सब चीजों की जो मीटिंग हुई थी हर 2024 में क्या होने वाला है, मेरी ऐसी जानकारी है कि जो नॉन बीजी जो पार्टीज है, जो स्मॉल पार्टी जैसे एनसीपी हो, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी हो, डीएमके हो, ममता बनर्जी पार्टी हो, हर पार्टी को अभी लगता है कि ये सरकार ने 7 साल में मोदी एक सक्षम नेता होने के बावजूद अच्छा काम नहीं किया। पैंडेमिक में अपने उत्तर प्रदेश में, बाकी स्टेट में भी देख लिया वैक्सीन में कैसे मिसमैनेजमेंट हो गया। तो अभी लोगों में काफी बहुत बड़ा गुस्सा है, लेकिन ये सब पार्टी अलग अलग विचारधाराओं की है, लेकिन वो अगेंस्ट बीजेपी है, लेकिन उनको साथ में लाने वाला कुछ एक कैटलिस्ट नाम का एक प्रकार है अंग्रेजी में, जो कुछ इम्पैक्ट नहीं करता लेकिन वो चीज हेल्पफुल करता है हर चीज को। जैसे मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर has not big ambition, but he can work as a catalyst to bring together all these small functions which are divided into small groups. So वो 2024 में वो काम आ सकते, उसी का सिलसिले में ये मीटिंग थी कि इसके बाद। और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर के कुछ संबंध थे, वो पार्टी में भी काम करते थे, लेकिन उनको निकाला गया था पार्टी में उनके जो सीए के कुछ अगेंस्ट स्टेटमेंट देने के बाद में। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार भी ऑल्सो इन टॉकिंग टर्म्स विद प्रशांत किशोर। सो ये बहुत डेवलपमेंट होते जा रहा है। और पवार तो हमेशा जो नॉन बीजेपी जो अलायंस है उसके साथ एक साथ लाने में वो हमेशा प्रयास करते रहे, लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हुए हैं। मेरे ख्याल से वो प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी और अपना पॉलिटिकल जो ग्राउंड नेटवर्क है उसको दोनों को एक मिला के कुछ तीसरा कुछ निर्माण करने में जुटे हुए हैं। देवेंद्र छूट गया तो आप पूछिए। देवेंद्र फडणवीस, फ्यूचर ऑफ देवेंद्र फडणवीस एंड बीजेपी इन महाराष्ट्र। सी फडणवीस और नरेंद्र मोदी की काफी अच्छे संबंध है। जब महाराष्ट्र में 2019 में जब कैंपेन हुआ था उस टाइम पे कुछ लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र का सीएम चेंज होना चाहिए, लेकिन उस कैंपेन दौरान नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के काफी लोगों को बता दिया था फ्यूचर जो सीएम रहेगा, जो सीएम है कंटिन्यू देवेंद्र फडणवीस से रहेगा, ऊपर नरेंद्र और नीचे देवेंद्र, यही स्ट्रेटेजी रहेगी, यही फॉर्मूला रहेगा। तो मोदी के साथ में देवेंद्र फडणवीस के मधुर संबंध है, लेकिन बीच बीच में ऐसे
सुने कुछ बातें ऐसे बाहर उभर के आती है कि अमित शाह के साथ उनके जैसे मोदी के साथ संबंध है वैसे संबंध नहीं है। अमित शाह महाराष्ट्र में सरकार फडणवीस लाने में असक्षम होने के कारण अमित शाह काफी नाराज है, लेकिन मोदी की वजह से उनकी पकड़ महाराष्ट्र में अभी तक देवेंद्र फडणवीस की ढीली हुई चुकी नहीं है। लेकिन फडणवीस की वजह से क्या हो गया कि एकनाथ खड़से, बावनकुले, पंकजा मुंडे, जो बीजेपी को जो शेट्टी और भट्टजी, ब्राह्मण और बनिया की जो पार्टी कहा करते थे, गोपीनाथ मुंडे ने और प्रमोद महाजन ने और जो उनके जो आरएसएस के जो आइडियोलॉजी थे भागवत, उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग करके बीजेपी का चेहरा पूरा फेस चेंज किया था। उसका सवर्ण पार्टी के वो फेस चेंज करके उसको ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी की पार्टी बनाई थी। लेकिन फडणवीस काफी देर अपने इसमें हेल में रहने की वजह से ऐसा लगता है कभी ये बीजेपी और ब्राह्मण की पार्टी तो नहीं है, इसलिए काफी ओबीसी लीडर्स नाराज है, बहुत छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन अभी भी देवेंद्र फडणवीस की पकड़ पार्टी में है, लेकिन उसका असर पार्टी में दिख नहीं रहा है। लेकिन आप थोड़ा और ऑब्जर्व करेंगे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, अब एक नया चेहरा सामने आ रहा है, आप ऑब्जर्व करेंगे चंद्रकांत पाटिल के बावजूद एक दूसरा चेहरा है जो मराठा कार्ड बीजेपी खेलना चाहती है, वो है आशीष शेलार। आप ऑब्जर्व करेंगे आशीष शेलार कुछ एक साल, मेरे ख्याल से एक साल के अंदर में वो आपको महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में ट्रैवल करते, मीटिंग करते दिखाई देंगे, क्योंकि उनको आरएसएस ने और उनके जो कुछ सलाहकार है दिल्ली के, मोदी और उनके नजदीक, उनको बताया गया है कि आप ट्रैवल कीजिए, लोगों को मिले, एक नया लीडरशिप उनको बाहर लाना है और इसलिए वो सब प्रयास कर रहे हैं। और आशीष शेलार के जरिए इनको मुंबई में भी एक बड़ा लीडर मिल जाएगा। मुंबई भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, विधायक। कमलेश भाई, मैं इन्हीं 3 सवालों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा एंड देन वी विल क्लोज दिस। हाँ जी, नहीं, बिजनेस की अगर हम बात करें तो शरद पवार, एक बात हमें यहाँ पर बहुत अहम है जिसको नोट करना कि शरद पवार 1978 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे और महज 38 साल की उनकी उम्र थी। और वो वक्त था कि महाराष्ट्र में कुछ सालों पहले ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। महाराष्ट्र ऐसा पहला स्टेट था जहाँ पे हर जिले में MIDC शुरू हुई थी, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत। हर जगह में, हर जिले में MIDC लाना हो, उसे पहुंचाना, उसे सुविधाएं देना हो, जमीन में उनको कंसेशंस देना हो, उनका सही तरीके से आवंटन हो, उनको बिजली के बिलों में रियायतें देना, ऐसी बहुत सारी चीजें थे जिसको लेकर शरद पवार ने किया था। शरद पवार के बारे में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने एक बात मुझसे कही थी, एक जमाने में बिजनेस कवर किया करता था, तब उन्होंने कहा था कि ही इज द ओनली पॉलिटिशियन इन द कंट्री सौरभ, जो he understands equity, he understands debt, he understands everything, minute details of the market and how it runs. एग्रीकल्चर इकोनॉमी से लेकर शेयर मार्केट तक हर चीज की उन्हें बहुत बारीकी से समझ है और इसीलिए उनका अक्रॉस बिजनेस हाउसेस उनके रिलेशन रहे, चाहे वो टाटा से हो, आज के जमाने में अंबानी से हो, धीरू भाई अंबानी से लेकर उनके अच्छे संबंध रहे थे वो जमाने में। तो शरद पवार का जिस तरह से बिजनेस के साथ में संबंध रहे, ठीक उसी तरह से बाला साहब ठाकरे के बिजनेस से संबंध रहे। और जैसा जिसका जिक्र आपने किया कि हर बिजनेस हाउस का मुंबई से कनेक्शन होता है, बहुत सारे, लगभग सभी बिजनेस हाउसेस के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। और मुंबई में एक जमाने में जिस तरह से, मतलब आज भी वो दबदबा है, लेकिन बाला साहब ठाकरे के जमाने में जिस तरह से शिवसेना का दबदबा था, आपको हर चीज के लिए बाला साहब ठाकरे के पास जाना ही पड़ता था, डायरेक्ट ऑफिशियली कहे अनऑफिशियली कहे। वो जमाने में कहते थे कि बाला साहब ठाकरे की एक आवाज से पूरी मुंबई ठप हो जाती थी। बाला साहब ठाकरे ने कहा कि आज मुंबई बंद, तो मुंबई बंद। और जिस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस के बाद में एक ही आदमी इस तरह से मुंबई बंद कर सकता था, वो थे बाला साहब ठाकरे। तो इसीलिए बाला साहब ठाकरे से एक पॉलिटिकल कंपल्शन कहे, बिजनेस कंपल्शन कहे, हर बिजनेसमैन के बाला साहब ठाकरे के साथ संबंध रहे थे। उसी का फायदा कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को इस सरकार का हो रहा है, तो वो हमेशा है। और दूसरी जो अहम चीज यहाँ पर कहूंगा, कि शायद बहुत पॉलिटिकली करेक्ट ना हो, लेकिन बिजनेस हाउसेस जो होते हैं सौरभ, वो हवा सबसे अच्छी तरह से भांप लेते हैं, किस तरह से हवा का रुख है। 2014 में चुनाव के नतीजे आने के पहले ही जिस तरह का राष्ट्रीय राजनीति में माहौल बन चुका था, कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से आरोप हो रहे थे, बहुत लोग ये मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार जाएगी। और इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी की तौर पर जो एक ऑप्शन उभर कर सामने आ रहा था, इसलिए हमने देखा कि कभी रतन टाटा जाकर पहुंच जाते थे वाइब्रेंट गुजरात में, कभी अनिल अंबानी, कभी मुकेश अंबानी, अलग अलग बिजनेस हॉन्चोज जाकर तारीफ करते थे नरेंद्र मोदी की। तो कहीं ना कहीं वो अच्छा एक तरह से वेदर का अंदाजा होता है कि राजनीतिक वेदर क्या है, पॉलिटिकल वेदर क्या है। दूसरी बात, आई थिंक देवेंद्र फडणवीस के बारे में थी दूसरी बात जी।
हाँ, देवेंद्र फडणवीस का जिस तरह से जिक्र हुआ है, देवेंद्र फडणवीस के लिए सबसे अगर कुछ चीज उनके खिलाफ काम कर गई है तो वो है पार्टी के परसिस्टेंट इमेज के खिलाफ काम करना, जिसका जिक्र यहाँ पर इससे पहले हुआ। बीजेपी एक ओबीसी सेंट्रिक पार्टी थी, बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्ट बेस ओबीसी में था। वो ओबीसी सपोर्ट क्यों मिला पार्टी को, उसके थोड़े से तय में जाना चाहूंगा। मतलब सिर्फ पार्टी की इमेज बदलना ही नहीं था, उस जमाने में कांग्रेस इतनी स्ट्रांग थी और कांग्रेस का जो भी लीडरशिप था, जो भी नेतृत्व था, वो सभी मराठा लीडर्स के हाथ में ज्यादातर हुआ करता था। ओबीसी के हाथ में सत्ता की उस वक्त कोई चाबी नहीं थी। शहरी इलाकों में, अर्बन इलाकों में ओबीसी को पावर मिली वो शिवसेना के बदौलत। शिवसेना एक जमाने में सभी ओबीसी को लेकर मुंबई, औरंगाबाद हो, नासिक हो, ऐसे जगहों पर अर्बन एरियाज में ओबीसी को साथ में लेकर मराठी के मुद्दे पर सब ओबीसी शिवसेना के साथ, मतलब शुरुआती तौर पर शिवसेना के नेता देखिए, छगन भुजबल माली कम्युनिटी से आते हैं, जी साल भी हो, या फिर मुंबई में दलित समाज के नेता हो, कोकण से आने वाले चर्मकार समाज के नेता हो, इन सभी नेताओं को शिवसेना ने नेता का पद दिया, चाहे वो ओबीसी से आने वाले नेता हो। बाकी इन सब नेताओं को यहाँ पर चांस मिला काम करने का। इसीलिए दूसरा जो ऑप्शन था राज्य की राजनीति में, गोपीनाथ मुंडे एक बंजारी समाज से आने वाले नेता थे, उन्होंने इन सब चीजों को साथ में लाकर ओबीसी को सत्ता के केंद्र में रखकर, एक माधव जिसे कहा जाता है, वसंतराव भागवत भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने ये माधव नाम का कॉन्सेप्ट लाया। माली यानी जो माली समाज समुदाय होता है, धनगर और बंजारी, ये माधव, इन तीनों का कॉम्बिनेशन साथ में लाकर भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त बढ़ाने का काम किया और उसके अच्छे फल भी उनको मिले। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने, अब उनका शायद पॉलिटिकल कंपल्शन था, जिस तरह से अचानक से मराठा मोर्चा महाराष्ट्र में शुरू हुए। मराठा समाज जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली समाज महाराष्ट्र की राजनीति में है, उसके जब मोर्चे शुरू हुए, वो दबाव बढ़ रहा था। बहुत सारी शिक्षण, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, सब शुगर मिल्स हो, कोऑपरेटिव्स में मराठा समाज का दबदबा है, वो देखते हुए देवेंद्र फडणवीस नजरअंदाज नहीं कर सकते थे और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी राजनीति थोड़ी सी टिल्ट कर दी मराठा समाज की तरफ। मतलब जिस तरह से राजे रजवाड़ों का प्रवेश पार्टी में हुआ, संभाजी राजे छत्रपति जो शाहू महाराज के वंशज है, उनको राज्यसभा भेजा गया, या फिर कोशिश चल रही थी इनसे उदयन राजे भोसले को पार्टी में लाने की, हालांकि वो देर से आए, लेकिन जो मराठा सेंट्रिक नेता थे उनको पार्टी में लाने की एक तरह से जो कोशिश देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे, तो पार्टी के अंदर का ओबीसी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया कि इस पार्टी को 80 के दशक में हमने गोपीनाथ मुंडे के साथ में बड़ा किया, लेकिन अब पार्टी में फिर से वही कांग्रेस एनसीपी वाले जो रीजनल सत्राप से वही मराठा लीडर है, वो पार्टी को लेकर वो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो वो जो डिस्टर्बेंस था वो देवेंद्र फडणवीस से बैलेंस नहीं कर पाया और शायद वो चीज थी वो उनके अगेंस्ट काम कर पाए। अगर फ्यूचर की बात करें, आज की तारीख में भले ही यह हो कि देवेंद्र फडणवीस पार्टी भले ही चाहती हो अमित शाह जैसे नेता के गुड बुक्स में नहीं है, जिसका जिक्र हमने 36 डेज में भी किया है कि अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच में रिश्तों में खटास रही है, भले ही डायरेक्टली ना हो, लेकिन टीना फैक्टर जो रहा है देवेंद्र फडणवीस को 5 साल में, और अब भी शायद उनके हक में काम कर रहा है देवेंद्र फडणवीस। लेकिन ऑल्टरनेटिव तैयार करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, वो जरूर करेगी। बीजेपी को जिस दिन देवेंद्र फडणवीस के लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मिलेगा, चाहे वो आशीष शेलार के तर्ज पर हो, कि आशीष शेलार खुद मराठा लीडर भी है, और सबसे बड़ी चीज शरद पवार के गुड बुक्स में भी माने जाते हैं, तो दोनों क्रिकेट एसोसिएशन में साथ काम करते हैं। और एक दिन तो महाराष्ट्र में एक चीज मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद एक प्रोग्राम में आशीष शेलार ने, जिस प्रोग्राम में शरद पवार, सुप्रिया सुले थे, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र को एक मराठा महिला मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए, ऐसा आशीष शेलार ने शरद पवार और सुप्रिया सुले की उपस्थिति में कहा था। तो आशीष शेलार किस तरह से अपने ब्रिज बना रहे हैं, बाकी भी नेता इस रेस में है कि शरद पवार, जब तक शरद पवार की राजनीति महाराष्ट्र में उनका दबदबा है, तब तक शरद पवार से ज्यादा संबंध खराब ना किए जाए। तो जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा जो शिवसेना को भी हैंडल कर सकता है, बीजेपी को भी हैंडल कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर बड़ा कर सकता है, उस दिन शायद देवेंद्र फडणवीस के आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी सोचेगी। चलिए, सुधीर सूर्यवंशी जी, कमलेश सुथार जी, आप लोगों ने इतना समय दिया, इतने इंटरेस्टिंग इंसाइट्स दिए, थैंक यू सो मच। इट वाज एन ऑनर टू हैव यू ऑन बोर्ड। थैंक यू सौरभ, थैंक यू। प्लेजर यार, प्लेजर, थैंक यू।